90s के बच्चों को कुछ और याद हो ना हो, लेकिन एसएल वर्ल्ड का ये जिंगल आज भी याद होगा। उस दौर में गर्मियों की छुट्टी से पहले ही बच्चे या तो गुल्लक में पैसे जमा करने लगते थे या फिर जिद पे अड़ जाते थे कि उन्हें एसएल वर्ल्ड जाना ही है। लेकिन जिस एसएल वर्ल्ड ने हमें बचपन की सबसे यादगार यादें दी, वो आज एक खुद याद बनकर रह गया है। 2022 में एसएल वर्ल्ड ने अपने गेट्स टेम्पररी बंद किए थे, लेकिन वो टेम्पररी शायद अब परमानेंट बन चुका है, क्योंकि आज 3 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और वो गेट्स दोबारा खुले ही नहीं। अब सवाल तो बहुत सारे हैं, अगर एसएल वर्ल्ड टेम्पररी बंद है तो वो दोबारा कब खुलेगा, या फिर टेम्पररी सिर्फ एक बहाना है और वो परमानेंटली बंद हो चुका है। और अगर एसएल वर्ल्ड परमानेंटली बंद हो गया है तो क्या अब अगला नंबर वाटर किंगडम का है? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वजह जानकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि एसएल वर्ल्ड के पीछे एसएल ग्रुप यानी कि जी ग्रुप जैसी पेरेंट कंपनी होने के बावजूद भी उसे अपना शटर गिराना पड़ा। ये सब जानेंगे आज की वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए लास्ट टाइम आपने कब एसएल वर्ल्ड में विजिट किया था, या फिर करने का सोच रहे थे लेकिन आपकी इच्छा अधूरी रह गई। कहानी की शुरुआत होती है 1965 में, जब सुभाष चंद्रा, जो कि आज जी ग्रुप और एसएल ग्रुप के चेयरमैन है, उनके परिवार पर 3.5 लाख रुपए का कर्जा चढ़ चुका था और घर वालों ने उनकी हायर एजुकेशन का खर्चा उठाने से हाथ ऊपर कर लिए। तो सुभाष चंद्रा ने घर के हालात को देखते हुए पढ़ाई छोड़ दी और सिर्फ 15 साल की उम्र में अपने फैमिली बिजनेस से जुड़ गए। फिर 80s की शुरुआत में उन्होंने एसएल प्रोपैक नाम से एक पैकेजिंग कंपनी शुरू की, जो टूथपेस्ट वगैरह के लिए प्लास्टिक ट्यूब बनाती थी। वैसे ये देश में लेमिनेटेड ट्यूब बनाने वाली पहली कंपनी थी। जब इस बिजनेस में सुभाष चंद्रा को अच्छा प्रॉफिट होने लगा तो उन्होंने और भी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोचा, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे पहले किसी ने भी इमेजिन ना किया हो। अब देखिए, उस दौर में ज्यादा लोगों के घर पे टीवी नहीं होते थे, तो उनके लिए एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा साधन था सर्कस। लेकिन धीरे धीरे लोग वही पुरानी चीजें जैसे कि जोकर की उछल कूद, नकली जादुई करतब देखकर उबने लगे थे। वैसे इसमें लोग सिर्फ देखकर एंजॉय कर सकते थे, खुद इन्वॉल्व होकर एक्सपीरियंस नहीं कर पाते थे। तो यहीं से सुभाष चंद्रा को एक आइडिया मिला और 1983 में उन्होंने मुंबई के गोराई विलेज में एक अम्यूजमेंट पार्क बनाने की तैयारी शुरू की। सिर्फ 6 सालों के अंदर यानी कि 1989 में पब्लिक के लिए देश का पहला और सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क एसएल वर्ल्ड खोल दिया गया। वैसे इससे पहले भी दिल्ली में एक अम्यूजमेंट पार्क खुल चुका था, अप्पू घर नाम से, लेकिन स्केल के मामले में वो काफी छोटा था। एसएल वर्ल्ड ने पहली बार लोगों को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न थीम और इंटरनेशनल स्टाइल के राइड्स का एक्सपीरियंस कराया। इससे ना सिर्फ लोगों को एंटरटेनमेंट का एक नया सोर्स मिला, बल्कि एसएल ग्रुप को भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक नई पहचान मिली। अब पहली बार जब कुछ नया होता है तो शुरुआत में कोई ना कोई दिक्कत आती है। जब एसएल वर्ल्ड शुरू हुआ तो जहां एक तरफ लोग बहुत एक्साइटेड थे, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे कंपनी कई बड़े बड़े चैलेंजेस फेस कर रही थी। जैसे कि हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने एसएल वर्ल्ड पे कोई ना कोई केस ठोक रखा था। अकेले बीएमसी से ही करीब 20 अलग अलग डिपार्टमेंट थे जिनसे उन्हें अक्सर नोटिस वगैरह आते रहते थे। कभी बाहर से इंपोर्ट हुए राइड्स, मशीन, स्पेयर पार्ट वगैरह पे हेवी इंपोर्ट ड्यूटी, कभी ऑक्ट्रॉय जो कि एक लोकल म्युनिसिपल टैक्स होता था, कभी टिकट पे एंटरटेनमेंट टैक्स, तो कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रेड्स। अब देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे अम्यूजमेंट पार्क जैसी कैटेगरी किसी भी कानून, रूल्स या रेगुलेशन के लिए डिफाइन नहीं थी, ना लैंड रेगुलेशन में, ना ही टैक्सेशन रूल में। एसएल वर्ल्ड को हमेशा एनी अदर कैटेगरी में काउंट किया जाता। फिर जब इसी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स मिनिस्ट्री ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेके गए कि अम्यूजमेंट पार्क एक अलग कैटेगरी है और इसके लिए स्पेसिफिक रूल्स होने चाहिए, लेकिन उनसे ठीक से बात भी नहीं की गई। और ये सारी बातें सुभाष चंद्रा के भाई अशोक गोयल ने एक पॉडकास्ट में बताई थी। चैलेंजेस सिर्फ गवर्नमेंट तक सीमित नहीं थे, बल्कि मीडिया वालों ने आम पब्लिक, खास करके गोराई विलेज जहां पे ये बना हुआ था, वहां के रहने वाले लोकल्स के मन में एसएल वर्ल्ड के लिए एक ऐसी इमेज बनाती थी कि शुरुआत में उन्हें लगता था कि एसएल वर्ल्ड विलन है, क्योंकि कई लोगों को लगता था कि एसएल वर्ल्ड में लोकल लोगों को काम नहीं मिलेगा, जबकि ग्राउंड रियलिटी ये थी कि 90% से ज्यादा जो एम्प्लॉइज थे वो लोकल ही थे। अब मीडिया वालों को तो एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरी चाहिए होती है, तो उन्होंने इसी बात को पकड़ लिया और सोशलिस्ट माइंडसेट के चलते लगातार वो एसएल वर्ल्ड के खिलाफ कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। नतीजा, गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों को एसएल वर्ल्ड एक प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट लगने लगा। लेकिन एसएल वर्ल्ड ने इन समस्याओं का, यानी कि ये जो प्रॉब्लम्स थी, इनका तोड़ निकाला मार्केटिंग और इनोवेशन। उन्होंने इन दोनों चीजों पे काम किया और सारी प्रॉब्लम्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 90s के बाद में जब टीवी धीरे धीरे हर घर तक पहुंचने लगा तो कंपनी ने एग्रेसिव तरीके से अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग शुरू कर दी। एसएल वर्ल्ड के टीवी जिंगल ने बच्चों को इतना अट्रैक्ट किया कि वो जिंगल बच्चों का अनऑफिशियल एंथम बन गया। एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ एसएल वर्ल्ड ने और भी कई इनोवेशन किए। ईयर 1998 में वाटर किंगडम को लॉन्च किया, जो कि आज के टाइम में इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा थीम वाटर पार्क है। एसएल वर्ल्ड ने ऐसे 71 से ज्यादा अट्रैक्शन साइट डिजाइन किए जिन्होंने हर उम्र के लोगों को उनका बचपन लौटाया। धीरे धीरे एसएल वर्ल्ड ने अपने अंदर और भी कई मजेदार चीजें ऐड करनी शुरू कर दी, जैसे कि शॉट एंड ड्रॉप, टॉप स्पिन, टनल ट्विस्टर, मॉन्स्टर्स इन द मिस्ट, आइस स्केटिंग रिंक, बॉलिंग एली, डिस्को, लवली ग्रीन स्पेस वगैरह वगैरह। देखते ही देखते एसएल वर्ल्ड स्कूल और कॉर्पोरेट पिकनिक का एक फेवरेट डेस्टिनेशन
डेस्टिनेशन बन गया जो थ्रिल, फन, एंटरटेनमेंट और प्योर हैप्पीनेस का एक कॉम्बिनेशन ऑफर करता था। इस तरह 2013 तक हर साल 18 लाख से ज्यादा विजिटर्स यहाँ पे आने लगे। लोगों को और नेचुरल एक्सपीरियंस देने के लिए और बर्ड कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए एसएल वर्ल्ड ने 2019 में देश का पहला एक्सोटिक और इंटरैक्टिव वॉक थ्रू बर्ड पार्क लॉन्च किया। मतलब यहाँ पे आप बर्ड्स को ना सिर्फ करीब से देख सकते हैं बल्कि उन्हें खुद अपने हाथों से खाना भी डाल सकते हैं। हरियाली से घिरे हुए इस पार्क में 60+ प्रजाति के 500+ रेयर बर्ड्स हैं और 200 से ज्यादा स्पेशल पेड़ पौधे हैं जो इसे दुनिया के सबसे अट्रैक्टिव नेचुरल साइट्स में से एक बनाते हैं। वैसे 2019 में एसएल वर्ल्ड ने पूरे 30 साल कंप्लीट किए और 3 करोड़ से ज्यादा विजिटर्स को एंटरटेन करने का बेंचमार्क भी सेट किया, लेकिन 30 साल पूरे होने से पहले ही इसका डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। हम सभी के सामने एक ऐसी आपदा आई जिसने हर इंडस्ट्री को अपनी चपेट में लिया। आपने सही समझा, कोविड-19। उस टाइम पे अम्यूजमेंट पार्क और रिजॉर्ट जैसे पब्लिक प्लेसेस ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो दोबारा कभी खुल भी पाएंगे। फिर भी 2 साल के भारी रेवेन्यू लॉस के बाद में एसएल वर्ल्ड को वापस से पब्लिक के लिए खोला गया, लेकिन फुटफॉल अब पहले जैसा नहीं था, क्योंकि लॉस सिर्फ कंपनी को नहीं हुआ था बल्कि लॉकडाउन की मार ने आम लोगों के बजट की भी कमर तोड़ दी थी। लोग पहले से मुश्किल से दिन निकाल रहे थे, ऐसे में थीम पार्क घूमने के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता था। अब अगर आप सोच रहे हैं कि लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद हुआ था, फिर नुकसान अकेले एसएल वर्ल्ड को ही क्यों हुआ, तो इसके पीछे कई रीजंस हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम ये थी कि कंपनी लॉकडाउन से पहले ही लॉसेस में चल रही थी, खर्च बहुत हो चुका था जबकि रेवेन्यू लगातार गिरते जा रहा था और पेंडेमिक की वजह से समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई। अब देखिए, लॉकडाउन का तो समझ में आता है, लेकिन उससे पहले से ही कंपनी प्रॉब्लम क्यों फेस कर रही थी इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। वैसे एक और सवाल उठता है कि कंपनी अपने पेरेंट कंपनी की मदद भी तो ले सकती थी। हाँ, ले सकती थी, लेकिन अफसोस वो कंपनी भी फाइनेंशियल ट्रबल से जूझ रही थी। एसएल ग्रुप पहले से ही काफी डेट में था। पार्क में अपग्रेड लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि ऐसा करने से डेट बर्डन और बढ़ सकता था। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि मैनेजमेंट साइड की तरफ से कुछ गलतियां हुई है। ऑपरेशंस में ढीलापन और गलत स्ट्रेटजी ने सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर दिया था। एसएल वर्ल्ड पहले से ही लॉसेस में इसलिए था क्योंकि अब मार्केट में वो अकेला खिलाड़ी नहीं था, मैदान में और भी खिलाड़ी आ चुके थे, जैसे कि मैजिका और वंडरला। इन्होंने लोगों को एसएल वर्ल्ड से भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न राइड्स, बिगर वाटर पार्क और बेहतर एक्सपीरियंस देना शुरू किया और मार्केटिंग पे भी जम के खर्च किया। इन सारी चीजों की वजह से एसएल वर्ल्ड के फुटफॉल पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने लगा और इन्होंने बहुत ही कम टाइम में मार्केट का एक बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लिया था। सो टफ कॉम्पिटिशन की वजह से एसएल वर्ल्ड की पॉपुलैरिटी पेंडेमिक से पहले ही कम होनी शुरू हो चुकी थी। जिस एसएल वर्ल्ड का नाम कभी टॉप पिकनिक स्पॉट्स में आता था, अब वो ज्यादातर कंट्रोवर्सीज में आने लग गया। सबसे पहली और बड़ी कंट्रोवर्सी इसके लैंड एक्विजिशन को लेकर थी। पार्क के लिए लगभग 700 एकड़ की जमीन खरीदी गई थी, लेकिन उस टाइम पे कंपनी पे आरोप लगे थे कि खरीदी का जो प्रोसेस था वो पूरी तरीके से लीगल नहीं था। इतना ही नहीं, एसएल वर्ल्ड पे अपने फायदे के लिए इलीगल तरीके से बड़ी मात्रा में मैनग्रोव्स को काटने, कोस्टल जोन में रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर्ली फॉलो न करने और लोकल एरिया की ठीक से साफ सफाई न करने के आरोप भी लगे थे। यहाँ तक कि एक एनजीओ ने इस मामले में उनके ऊपर एफआईआर तक फाइल कर दी थी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने भारी भरकम पेनल्टी भी वसूल की, जिससे ना सिर्फ फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा बल्कि ब्रांड का नाम भी कहीं ना कहीं खराब हुआ। अब देखिए, कंट्रोवर्सी सिर्फ पार्क तक सीमित नहीं थी, बल्कि एसएल वर्ल्ड की पेरेंट कंपनी यानी कि एसएल ग्रुप का नाम भी लगातार कई सीरियस कंट्रोवर्सीज में सुनाई दे रहा था। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी फाइनेंशियल फ्रॉड को लेकर थी। एलिगेशन लगे कि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस और ग्रुप की दूसरी कंपनी से पैसे डाइवर्ट किए गए। यहाँ तक कि इस केस में सेबी और ईडी तक को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा। सेबी ने तो डायरेक्टली सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पे आरोप लगाए कि उन्होंने एसेट डाइवर्ट करने के लिए फर्जी स्कीम चलाई और ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में काफी जांच की थी। अब देखिए, जब एसएल वर्ल्ड की फाइनेंशियल सिचुएशन एकदम खराब हो चुकी थी तो मैनेजमेंट ने पार्क के पूरे स्टाफ को काम से निकाल दिया और उसके बदले में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के साथ काम करने की कोशिश की। लेकिन इस डिसीजन को लेकर काफी सवाल उठे, क्योंकि जो एम्प्लॉयज सालों तक पूरी लॉयल्टी के साथ काम कर रहे थे उनको ऐसे ही अचानक निकाल देना और उनकी जगह कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले एम्प्लॉयज को हायर करना क्या सही डिसीजन था? तो इन सारे इश्यूज की वजह से एसएल वर्ल्ड के पास एक ही रास्ता बचा, ऑपरेशंस को बंद करना। मई 2023 में एसएल वर्ल्ड ने जैसे ही अपनी वेबसाइट पे अनाउंस किया वी आर टेम्परेरी क्लोज्ड अंटिल फर्दर नोटिस, अचानक सोशल मीडिया पे नॉस्टैल्जिक कमेंट्स और पोस्ट की बाढ़ आ गई। लोग अपनी मेमोरीज और फीलिंग्स शेयर करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि क्या एसएल वर्ल्ड दोबारा खुलेगा? तो देखिए, फिलहाल इसी चीज का सबको इंतजार है, लेकिन कंपनी की फाइनेंशियल रियलिटी को देखकर यही लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पिछले 6 साल से मेंटेनेंस ऑलमोस्ट बंद था। वैसे अगर आप एसएल वर्ल्ड के लोकेशन पे ध्यान देंगे तो ये बिल्कुल समंदर के पास है। अब समंदर से आने वाली सॉल्टी एयर ने सालों तक एक ही जगह पे खड़े मेटेलिक राइड्स को काफी डैमेज किया होगा। अब ऐसे में एसएल वर्ल्ड को कंप्लीट मेंटेनेंस
मेंटेनेंस और रिनोवेशन की जरूरत है, जिसके लिए भारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। अगर वो अरेंज हो जाता है तो शायद वापस से शुरू हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाटर किंगडम भी अगला एसल वर्ल्ड बन सकता है, यानी इसका हाल भी वही हो सकता है जो एसल वर्ल्ड का हुआ। तो देखिए, वाटर किंगडम में अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कई लोग इसके मेंटेनेंस और क्लीनलीनेस इशू को लेकर काफी कंप्लेन करते रहते हैं। वैसे अब लोग इसकी कंडीशन को शैबी बता रहे हैं, मतलब एकदम घिसा पिटा। वैसे कई लोग इमेजिका को एक बेटर ऑप्शन मानते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या एसल वर्ल्ड दोबारा खुल पाएगा या वाटर किंगडम भी उसी रास्ते पे चलेगा? आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।